दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कैबिनेट मिशन को हम लोग पढ़े थे और कैबिनेट मिशन के बाद हम लोग आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो संविधान सभा। ठीक है, और यही संविधान सभा दोस्तों आपके संविधान का निर्माण करेगी। तो अगर आप इसके पहले का जो है संविधान निर्माण का पृष्ठभूमि या कैबिनेट मिशन को आपने नहीं पढ़ा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए चैनल के, और वहां पे सारा कुछ है, आप उसको जरूर पढ़िए। तो हम लोग उसी कड़ी को कैबिनेट मिशन में संविधान सभा बनाने की बात थी, और यही संविधान सभा किसका निर्माण करेगी तो याद रखिएगा संविधान का। तो इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वीबीआई इसको कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा का विचार सबसे पहले इंग्लैंड के थे हेनरी मैन। तो अगर पूछेगा कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया तो क्या मारिएगा, हेनरी मैन। और कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि भारत में तो 1895 में संविधान सभा की मांग पहली बार अनौपचारिक रूप से बाल गंगाधर तिलक ने किया, और कौन सा बिल के माध्यम से किया, स्वराज्य बिल। अगर पूछेगा दोस्तों कि भारत में पहली बार संविधान निर्माण की मांग औपचारिक रूप से किसने किया तो तिलक जी ने किया। कौन से बिल के माध्यम से किया, स्वराज्य बिल। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये अनौपचारिक क्या है। दोस्तों, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, और कांग्रेस जब किसी मांग में या किसी संगठन में जब भी कांग्रेस शामिल होती थी तो वो औपचारिक होता था, ऑफिशियल होता था। और जब कांग्रेस उसमें जब किसमें शामिल नहीं होती थी तो अनौपचारिक था। तो जाहिर सी बात है कि इस समय कांग्रेस का इसमें कोई मतलब रोल नहीं था। तिलक साहब ने ऐसा मांग किया था, इसीलिए अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक मांग पहली बार संविधान सभा के किसने किया, तिलक जी ने 1895 में। कौन सा बिल, स्वराज बिल। तो ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि 1916 में एनी विसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। आपको पता है कि 1916 में क्या हुआ कि एनी बिसेंट जिनको माता बसंत भी कहा जाता था, और तिलक साहब ने होम रूल लीग का स्थापना किया। पहले आपका होम रूल लीग का स्थापना तिलक जी किए और बाद में एनी बिसेंट ने की। और ये लोग जो रहे, होम रूल जो आंदोलन था इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा था, और इनकी पॉपुलैरिटीज काफी आगे पहुंच गई थी, इनकी लोकप्रियता काफी आगे पहुंच गई थी। तो इन लोगों ने भी मतलब क्या रही, एनी बिसेंट ने भी क्या की, संविधान सभा की मांग की 1916 में कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से। इसको भी याद रखिएगा। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण भारतीयों के द्वारा होगा ऐसा कहा। दोस्तों, महात्मा गांधी ने बोला कि हमारे देश में जो संविधान बनेगा वो हमारे भारतीयों के द्वारा संविधान बनना चाहिए, इसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कौन सा पत्रिका में इन्होंने बोला था तो यंग इंडिया में इन्होंने इस पत्रिका में इसका वर्णन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1924 में क्या हुआ दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1923 में, आपको पता होना चाहिए कि 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी बना। यानी कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में, और 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हो गया, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में एक पार्टी बनाया जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर पूछे आपसे कि स्वराज पार्टी ने भी 1924 में संविधान सभा की मांग किया, तो अगर पूछे कि एक पार्टी के रूप में, एक पार्टी के रूप में संविधान सभा की मांग, या एक दल के रूप में संविधान सभा की मांग पहली बार किसने किया तो मोतीलाल नेहरू ने अपने स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान सभा की मांग की है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो कि व्यक्ति ही मांग कर रहे, तिलक जी कर रहे, एनी बेसेंट कर रही हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में हो रहे थे। लेकिन एक पार्टी के रूप में पहली बार संविधान सभा की मांग 1924 में स्वराज पार्टी ने किया, और ऐसा मांग किसने रखा, मोतीलाल नेहरू ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और 1934 में संविधान सभा की मांग पहली बार औपचारिक रूप से एम एन रॉय ने किया। देखो यहाँ पे औपचारिक आ गया ना,
और यहाँ पे अनौपचारिक है। अनौपचारिक मांग किए थे तिलक साहब और औपचारिक मांग किए थे एम.एन. रॉय। क्यों औपचारिक मांग हुआ दोस्तों? क्योंकि इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो गया, और आपको बताया था कि कांग्रेस जिस चीज का समर्थन करती थी वो ऑफिशियल होता था, औपचारिक होता था। तो संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग किसने किया? एम.एन. रॉय। ये भी परीक्षा में आ चुका है, याद रखिएगा। तो एम.एन. रॉय के फुल फॉर्म भी आपको परीक्षाओं में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। एम.एन. रॉय जो रहे, इनका फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। और इसी को, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी थे और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, याद रखिएगा। तो 1934 में संविधान सभा की मांग पहली बार औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने किया, और जिसे लोकप्रिय बनाने एवं उसको ओरिजिनल रूप देने का काम किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग को आप किसको मारिएगा? एम.एन. रॉय को। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर 1942 में क्रिस मिशन ने भी संविधान सभा के गठन की बात कही दोस्तों, कि ठीक है कि क्रिस मिशन ने संविधान सभा की गठन की मांग की थी, लेकिन आपको क्रिस मिशन भी हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। इस पर आपको बताए थे कि क्रिस मिशन की मांग को भारतीयों ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, और गांधी जी बोले थे क्रिस मिशन के बारे में कि इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू जी ने बोला था इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। तो इसको लौटा दिया गया था। लेकिन पहली बार अगर संविधान सभा की गठन की बात किस मिशन में की गई थी, तो याद रखिएगा, पहली बार संविधान सभा की स्थापना की बात किस मिशन में की गई थी? क्रिस मिशन में। वो अलग बात है कि स्थापना नहीं हुआ। जब पूछ दे कि भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग या संविधान सभा की गठन की बात किसमें कही गई थी, और दोनों ऑप्शन रहे क्रिस मिशन भी और कैबिनेट मिशन भी, तो आप क्या लगाइएगा? क्रिस मिशन, ठीक है। लेकिन संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के तहत। क्योंकि क्रिस मिशन ने सिर्फ बात कही थी और उसको लौटा दिया गया, लेकिन कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा की बात की थी स्थापना करने की, तो उसकी बात को स्वीकार कर लिया था। परीक्षा में पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का संविधान सभा का स्थापना किस मिशन के तहत हुआ, तो क्या मारिएगा? कैबिनेट मिशन के तहत। इस चीजों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। आपको बताया था दोस्तों कि संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से आपको बताए थे कि 389 में से 296 सदस्यों का चुनाव होना था, और बाकी जो थे 93 सदस्य मनोनीत हुए किसके द्वारा? जो देसी रियासत है उसके राजे रजवाड़ों के द्वारा। आज भी आप देखते होंगे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला, ये सभी के आधार पर किए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर निर्वाचन कितने, 389 में से कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ? तो 389 में से 296 सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन, मतलब चुनाव हुआ। बाकी 93 सदस्य मनोनीत कर दिए गए, किसके द्वारा? तो आपको देसी रियासत के राजे रजवाड़ों के द्वारा। इसको भी आप याद रखिएगा। तो पूछेगा कि संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव कब हुआ? तो 1946 में हुआ। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। आपको पता है दोस्त कि जैसे आप देखते होंगे कि और किस रूप में हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। यानी संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। यानी कि हमने हर एक प्रांत उस समय राज्य को कहा जाता था, ठीक है। तो हर एक प्रांत में विधानसभा थी, और विधानसभा के सदस्यों को हमने चुना, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुने। इसीलिए कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसको भी याद रखिए। जब किसी को डायरेक्ट चुनते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, लेकिन जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब किसी का चुनाव करते हैं तो अप्रत्यक्ष हुआ। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किस रूप में हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ये बात हम बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट करके फंसाता है, याद रखिएगा। और इसमें वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं हुआ था दोस्तों। जैसे वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति की उम्र जो 18 वर्ष या उससे अधिक है वही वोट का अधिकार रखते हैं।
लेकिन इस समय जब हम बात कर रहे हैं 1946 का, इस समय पूरे देश में सिर्फ 10% लोगों का ही क्या था, वोटिंग का अधिकार मिला हुआ था। सिर्फ 10% लोग ही वोट कर सकते थे, क्योंकि मतलब सीमित था, मतलब वोटिंग अधिकार या मत देने का अधिकार सीमित था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं हुआ था, इस चीज को भी याद रखिएगा। और संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो किस विधि से हुआ, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखिए, उम्मीद है कि आप इसको आप लिख लिए होंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी विधि से अभी भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस एरिया से 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ए बी सी डी, यानी कि इस एरिया से 4 उम्मीदवार खड़े हैं, मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को इन चारों में से क्या करना है, चुनना है। तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए को चुनना है, तो एक, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संदर्भ में समझिए, मान लीजिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, और हमने अपना पहला पसंद ए को दिया। हमने बोला कि जो ए नंबर का जो व्यक्ति है, कुछ भी नाम हो, वो मेरा पहला चॉइस है, यानी कि इनको राष्ट्रपति मेरे नजर में पहला चुनाव मतलब वरीयता है कि ये पहले मतलब वरीयता दिया कि यानी कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए ज्यादा काबिल हैं, योग्य हैं। और दूसरा को हमने 2 नंबर पे रखा, बोला कि अगर ये नहीं बने तो ये बने। तीसरा सी को हमने तीसरे नंबर पे रखा, और डी के नंबर पे, डी को हमने चौथे नंबर पे रखा। यानी कि हमने सबको यहां पर वोट दिया, लेकिन वरीयता किसको दिया, ए को दिया, यानी कि ए को हमने ज्यादा पसंद किया। अगर जिस व्यक्ति का वरीयता में सबसे ज्यादा मतलब वरीयता दिया गया होगा, कि मतलब कि जिस व्यक्ति को हमने प्रथम मतलब वरीयता के रूप में ज्यादा हुआ होगा, मान लीजिए कि ए को ज्यादा मात्रा में लोग बोले कि नहीं इसको राष्ट्रपति बनना चाहिए, यानी वरीयता जिसको सबसे ज्यादा मिला होगा वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि 1000 वोट पड़ा, तो अगर किसी व्यक्ति को 501 वोट मिल गया तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया है कि कुल बहुमत का 50% +1 जो भी लाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो कुल बहुमत का 50%, तो 1000 का 50% कितना हुआ, 500, और +1 जोड़ दो तो 501, यानी जिसको 501 वोट मिले यानी 501 वो पहला चॉइस रहा तो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो वैसे ही जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, वो कौन सा विधि के तहत चुनाव हुआ, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और संविधान सभा में कुल 389 में सदस्यों में से 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी कि 292 जो सदस्य चुने गए थे संविधान, टोटल 389 में क्या था कि 292 सदस्य और 4 कमिश्नरी, यानी 296 लोग का चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, बाकी 93 मनोनीत हुए थे, आपको बताए ही थे। तो जो 296 या 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, उसमें से 292 कहां से थे, ब्रिटिश प्रांत। उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11। ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा प्रांत जिस पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा हो उसको ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, और देसी रियासत उसको कहा जाता था जिस पे राज्य रजवाड़ों का कब्जा हो। इस चीज को याद रखिएगा। और 4 कमिश्नरी थे, कमिश्नरी आज के केंद्र शासित प्रदेश जैसे है, तो 4 कमिश्नरी थे, याद रखिएगा। उनका चारों का नाम आपको शॉर्ट में याद कराने का ट्रिक बता रहे हैं, ABCD। ए से क्या होगा दोस्त, ए से होगा अजमेर, बी से क्या होगा, बलूचिस्तान, यानी 4 कमिश्नरी का नाम आपको याद कराने का ट्रिक। तो ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से यहां पर कुर्ग कह सकते हो, कुर्ग कर्नाटक में है, और डी से दिल्ली। तो ये 4 कमिश्नरी थे। तो 4 का नाम आपको याद करने का ट्रिक क्या हो गया, ABCD। ए से क्या हो गया, अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। यानी कि इन 4 क्षेत्रों के कमिश्नरी, 4 कमिश्नरी से 4 सदस्य चुने गए, संविधान सभा में निर्वाचित हुए, और 292 ब्रिटिश प्रांत से, तो टोटल कितना हो गए 296, यानी 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ
कि कांग्रेस ने 210 सीटें खड़ा की, यानी कि प्रांतीय विधानसभा के लोग, कांग्रेस ने क्या किया कि मतलब 210 उम्मीदवार अपना खड़ा किए और प्रांतीय विधानसभा ने 210 में से 208 सदस्य जो है याद रखिएगा संविधान सभा में चुन लिया। वो किस पार्टी से थे? कांग्रेस। यानी कि सर आप समझ रहे हो 296 का चुनाव हुआ, उसमें से 208 अकेले कौन जीत गया? तो याद रखिएगा कांग्रेस। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान सभा में 208 चुन कर गए। मुस्लिम लीग के 73 चुन कर गए। निर्दलीय जिसमें कोई दल नहीं था वो 8, और यूनियनिस्ट पार्टी, ये जितने भी पार्टी आप देख रहे हो, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख और साम्यवादी, इन सभी से एक एक सदस्य चुन कर गए। तो आप इसको काउंट कीजिएगा तो 296 सदस्य जो है वो कहां से मतलब निर्वाचित हुए और कौन कौन पार्टी से। तो आप यहां देख रहे हो कि 210 मतलब 296 का चुनाव हुआ था, तो उसमें से 208 अकेले कांग्रेस पार्टी के सदस्य संविधान सभा में थे। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान सभा, एक चीज आपको बता देते हैं कि एक ऑस्टिन व्यक्ति रहे, जी ऑस्टिन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम लोग इसको जानेंगे। जी ऑस्टिन ने क्या कहा? भाई साहब 296 सीट में से 208 जो है संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी से रहे। तो इन्होंने क्या बोला कि संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी। क्यों कहा? क्योंकि मैक्सिमम सीटें किस पार्टी से थी? तो मैक्सिमम सदस्य किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। तो इसीलिए कहा इन्होंने कि संविधान सभा कांग्रेस थी। ये स्टेटमेंट बड़े पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा कांग्रेस थी, ये बात किसने कहा? तो ऑस्टिन ने कहा। और अपने किस किताब में कहा इन्होंने? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप समझ रहे हो 208 सीटें लेकर आ गए, 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी से चले गए संविधान सभा में, तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है। मजाक उड़ाए या आलोचना के जो समझ लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और उनका पुस्तक भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको पता है। और ये जो है ऑस्टिन साहब को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि संविधान सभा जो था दोस्तों, संविधान सभा में दो कद्दावर व्यक्ति उसके सदस्य नहीं थे। कौन कौन? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जीना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जीना जो रहे, याद रखिएगा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो क्या मारिएगा? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जीना। और याद रखिए दोस्तों, यहाँ 208 सदस्य संविधान सभा में चुने गए कांग्रेस से, और याद रखिएगा और मुस्लिम लीग के 73, यानी बहुत सारे मुसलमान, बहुत असंख्य मुसलमानों ने कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया। इस चीज को भी आप जान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग को उन्होंने नकार दिया, भारत के मुसलमानों ने, बहुत सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। याद रखिएगा ये चीजें है। तभी तो ऐसा हुआ। आगे जो है एक चीज और बता देते हैं, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था 1946 में जुलाई में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, तो आपको जो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये पूर्वी बंगाल से संविधान सभा में चुने गए थे। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि आपको पता है कि विभाजन के बाद, यानी जब भारत क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो पूर्वी बंगाल का हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जो 1946 में अंबेडकर साहब संविधान सभा में कहां से चुन कर आए थे? पूर्वी बंगाल से। ये परीक्षा में पूछता है। ठीक है, कि संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से निर्वाचित होकर आए थे? तो क्या मानिएगा? पूर्वी बंगाल से। लेकिन क्या हुआ, जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का और पूर्वी बंगाल हमसे कट गया, तो याद रखिएगा, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे अंबेडकर साहब, और इनका संविधान में रहना बहुत जरूरी था। अब चूंकि अभी संविधान सभा में सदस्य ही नहीं रहेंगे, तो ये संविधान बनाने में अपना भूमिका कैसे निभाएंगे? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया गया, अब इनको लाना जरूरी था संविधान सभा में। तो ये चीजें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, कि आपको एक महाराष्ट्र में पूना संसदीय सीट था, पूना संसदीय सीट,
और यहां पर थे एम आर जयकर। कौन थे? एम आर जयकर, पुणे संसदीय सीट महाराष्ट्र, ठीक है। और एम आर जयकर यहां से संविधान सभा में निर्वाचित होकर गए थे। तो क्या किया गया कि एम आर जयकर को इस मतलब संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनको हटा दिया गया और फिर से यहाँ पे इलेक्शन करवाया गया और फिर यहां से चुनकर संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को भेजा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। और इस तरीके से दोस्तों संविधान सभा से जितने भी रिलेटेड फैक्ट बन सकते हैं परीक्षाओं के लिए हमने लाने का प्रयास किया है। कल जो हम लोग क्लास करेंगे उस क्लास में आपका जितना भी जैसे संविधान निर्माण का जो प्रोसेस हुआ, कैसे संविधान बना, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो काइंडली जो है इस वीडियो को अच्छा से आप देखिएगा। और एक बात और, आज महाशिवरात्रि है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर हमारा चैनल जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।